जितनी योजनाओं पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया और उसके साथ साथ जो एक अलग मंत्रालय स्किलिंग का बना, उसके माध्यम से कितने बेरोजगार साथियों को इनने रोजगार दिए, उसका कोई भी आंकड़ा ना तो सरकार प्रस्तुत कर पाई, ना भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र प्रस्तुत कर पाए। दूसरी जो सबसे अहम चीज थी, प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत पानीपत से करी। हैरानी की चीज है कि कैग ऑडिट बताता है कि 51% ऑफ टोटल रेवेन्यू यूटिलाइज्ड बाय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इट ओनली फॉर एडवर्टाइजमेंट। प्रधानमंत्री की फोटो की प्रमोशन थी। और जब हमने इनका संकल्प पत्र चेक किया तो ये पता चला कि सिर्फ एक शब्द इनके संकल्प पत्र में आया, वो ये था कि ट्रिपल तलाक पे सरकार कदम उठाई। उसको छोड़कर चाहे वुमेन अपलिफ्टमेंट हो, चाहे महिला की सुरक्षा हो, चाहे फीमेल फिटिसाइड को रोकने की बात हो, महिला सशक्तिकरण पर भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र बिल्कुल विफल रहा। जो सबसे अहम सोसाइटी का पार्ट किसान, इनका संकल्प पत्र ये कहता है किसान की आय दुगनी कर देंगे, वो भी 2022 में जाए। मगर ये लोग ये नहीं बता पाए कि पिछले 5 साल के अंदर किसान को कितना समर्थन मूल्य से फालतू ये दे पाए। और हैरानी की चीज ये है कि आज के दिन जहां पूरे प्रदेश में सरसों मंडी में आई हुई और उसका समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित 4200 रुपए, आज उस पर भी कैपिंग करी गई है कि प्रति एक एकड़ 6 क्विंटल और प्रति फार्मर 25 क्विंटल से ज्यादा सरसों की परचेज नहीं करी जाए। ये अपने आप में दर्शाता है कि लोग आज कितने किसान विरोधी। मैं तो ये मांग भी करता हूं हरियाणा की सरकार से कि 2 दिन पहले जो ओलावृष्टि हुई और जो आंधी आई, उससे बहुत ज्यादा क्रॉप लॉस यमुनानगर, अंबाला और कुछ हिस्से कुरुक्षेत्र जिले के जहां हुआ, सरकार तुरंत प्रभाव से गिरदावरी कराकर उन फार्मर्स को उनकी क्रॉप लॉस का मुआवजा दे और साथ के साथ जो ये कैपिंग है सरसों के ऊपर, इसको तुरंत प्रभाव से रिवोक करने का काम करे। एक बड़ा अहम चीज इनके संकल्प पत्र में दिखी, वो थी प्रदूषण के ऊपर बड़ी चिंतित है भारतीय जनता पार्टी। एनजीटी द्वारा निरंतर अलग अलग कदम उठाने की मांग दिल्ली के अंदर करेगी। और हैरानी की बात है कि गुड़गांव दुनिया के प्रदूषित शहरों में से एक आज के दिन बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए 5 साल में प्रदूषण को रोकने के क्या कदम उठाएगी, क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर अगर बात करें तो गुड़गांव के हालात बद से बदहाल करने में सबसे बड़ा योगदान रहा तो इनकी सरकार का रहा। एक चीज जो बीजेपी के 2014 के संकल्प पत्र में और 19 के संकल्प पत्र में देखने को मिली, वो यही है कि हाउसिंग फॉर ऑल की बात करते हैं। हमने हिसार की बात करूं या पैन हरियाणा की बात करूं, लाखों लोगों ने घरों की मांग करी। अब तक तो बेसिक सर्वे भी इनकी पार्टी 5 साल में देश भर का नहीं करवा पाई। आज ये कहती है कि हम गरीब को घर देंगे। 5 साल के अंदर गरीब को घर देने के लिए बीजेपी ने क्या कदम उठाए, उसका जरूर वितरण करने का काम करें, क्योंकि ये सबसे अहम चीज है कि जो 5 साल पहले योजना बनाएगी वो बनाएगी 2011 के सर्वे के ऊपर।
और 2011 के सर्वे के प्रति जो पुरानी योजनाएं थी उसमें तो लोगों को पहली किस्त दूसरी किस्त भी मिली, पर जब से बीजेपी की सरकार आई एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको पहली किस्त के पैसे भी देने में सरकार सफल रही। आज जहां प्रदेश के हालात की बात, 5 साल के अंदर ऐसा कोई वर्ग नहीं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से शोषित ना रहा। और 5 साल के दौरान जितनी बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने करी, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन की हो, आज फौजी उससे नाखुश, चाहे युवा रोजगार की हो। ये आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में 4 साल में 37,000 नौकरी दी और अब तक लगभग 23 से 25,000 के बीच में एम्प्लॉयज रिटायर। तो इसके ऊपर मैं मांग करता हूं कि हरियाणा सरकार ये बताने का काम करे कि 5 साल में रोजगार के क्या नए साधन उपलब्ध इस सरकार ने कराए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर कितने नए महिला स्कूल कॉलेजेस हमारी बेटियों के लिए नए बढ़ाने का काम किया है। एनसीआरबी का तो डाटा ये बताता है कि आज की स्थिति में 2 रेप की घटनाएं हमारे प्रदेश में हर रोज दर्ज होती है। और तो और आज के दिन महिला के खिलाफ अपराध में हम देश में 5वें स्थान पर है, जिसका मतलब हमने बिहार को भी पीछे छोड़ने का काम किया। और इन तमाम चीजों को देखते 5 साल में भारतीय जनता पार्टी का जो विजन रहा है वो केवल जैसे अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल का, आज उसी प्रकार से समाज को बांटने का, चाहे वो धार्मिक तौर पे हो जातिगत तौर पर, बांटकर अपने वोटों को बटोरने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा गया है कि अगर आप पुलवामा के शहीदों को नमन करते तो भारतीय जनता पार्टी को वोट। इनकी सोच दर्शाती है कि 14 दिन में 53 जवान हमारे शहीद हुए और उन 53 जवानों की शहादत को ये लोग एक और पर अपने वोटों के लिए इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं। तो मैंने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा था, उसके बाद तो क्लियर कट गाइडेंस आई थी कि किसी प्रकार से भी पैरामिलिट्री और मिलिट्री की किसी भी मूवमेंट को कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी स्टेटमेंट्स में या अपने पोस्टर्स में यूटिलाइज करने से रिफ्रेन करे। उसके बावजूद भी इस तरह की स्टेटमेंट अगर प्रधानमंत्री द्वारा आती है, ये दर्शाता है कि आज ये हमारे शहीदों के ऊपर भी राजनीति करने का काम करे। मैं एक चीज और आपके बीच में रखना चाहूंगा। कई साथी बारी बारी एक ही सवाल हमारे से पूछते हैं कि गठबंधन होगा नहीं। आज आपको बता दूं, एक 3 सदस्य कमेटी थी जिसके अंदर सरदार निशांत सिंह जी, डॉक्टर केसी बांगड़ जी और काद्यान साहब थे। कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी। वो सबमिशन की रिपोर्ट हमने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी तक पहुंचा दी और हम उम्मीद करते हैं कि नवरात्रों के बीच में खुशखबरी के साथ आपके बीच में हरियाणा के अंदर इस लोकसभा में एक बड़े परिवर्तन की मजबूत नींव हम रखने का काम करेंगे। जहाँ सीट शेयरिंग की बात है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़े। जैसे ही होगा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के साथ हम मैदान में आएंगे और मैदान में आकर चुनाव को मजबूती से नहीं। आज हमारे बीच में हमारे बहुत ही मजबूत 15 साल तक हिसार के जिला अध्यक्ष रहे, इंडियन नेशनल लोकदल के किसान सेल के प्रदेश के अध्यक्ष रहे 2 टेन्योर तक, चौधरी पूर्ण सिंह डाबड़ा जी, पूर्व विधायक जो
2000 से 2005 तक हरियाणा विधानसभा के सदस्य भी रहे। वो अपने तमाम साथियों के साथ दलबीर पवार जी, राजमल काजल जी, शीशपाल जी, राम अवतार धारीवाल जी, बलराज सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, प्रभु जी, रणधीर जी और अन्य नाम हैं, ये आज इंडियन नेशनल लोकदल छोड़कर जननायक जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम व्यक्तिगत तौर पर इनका स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। इनके साथ राजेंद्र सिंह जी हैं, पूर्व सरपंच घरौंडा से, ये पंचायती राज प्रकोष्ठ करनाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। इनको भी हम विधिवत तौर पर जननायक जनता पार्टी में शामिल करते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से आने वाले समय के अंदर संगठन मजबूती से आगे बढ़ने का काम करेगा। और अभी तो शुरुआत है।